फ्रेंड्स, मैं शिव निज्जान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं एटीजी 12 ए का फाइनल रजिस्ट्रेशन, यानी जो परमानेंट रजिस्ट्रेशन होता है उसकी हम बात करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कैसे ले सकते हैं। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लेकर आपके जो वर्क आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। चैरिटेबल रिलीज अगर कॉम्बो करना चाहते हैं, यहाँ पर हम फाइनल रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे। फाइनल रजिस्ट्रेशन है वो भी मैं यहाँ पर बताऊंगा। पूरा प्रोसेस ऑनलाइन, आप इसको खुद से अप्लाई कर सकते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी और ध्यान रख दीजिएगा, यहाँ पर कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपका ट्रस्ट 3 साल पुराना हो। अगर आपका ट्रस्ट 1 साल पुराना भी है, जब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या 4 महीने हुए हैं तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइनल रजिस्ट्रेशन आपको सब्जेक्ट टू अप्रूवल बेस है, यानी कि वेरिफिकेशन तब अप्रूव किया जाता है। तो कोई अदर डॉक्यूमेंट आपको ईमेल भी किया जाता है और आपके एड्रेस पर कम्युनिकेट किया जाता है। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाना है। यहाँ पर आपका जो भी एनजीओ है, ट्रस्ट, एनजीओ, सोसाइटी, कंपनी, कुछ भी एक्सेट्रा जो भी है आपका है, उसका अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, सेम प्रोसेस यहाँ पर फॉलो करना है आपको। कंपनी है, सोसाइटी है, ट्रस्ट, एनजीओ या कोई अदर एंटिटी भी है, तब भी आपको अगर उसका एटीजी 12 में रजिस्ट्रेशन लेना है, ताकि आपका इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाए और जो आपको डोनेशन है सामने वाले पर्सन को उसका क्रेडिट मिल जाए, मतलब उसका बेनिफिट मिल जाए, उसको भी टैक्स में छूट मिल जाए। तो सबसे पहले आप अपने पैन कार्ड को, जो भी आपका पैन कार्ड है एंटिटी का, मैं यहाँ पर एंटिटी वर्ड यूज करूंगा। एनजीओ कुछ भी हो सकता है, ट्रस्ट, सोसाइटी, एओपीबीआई, कोई भी ऐसी एंटिटी जिसमें आप चैरिटेबल, रिलीजियस या फिर दोनों को मर्ज करके एक्टिविटी कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पैन नंबर एंटर करना है, कंट्री पर क्लिक करना है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है, एड्रेस को वेरीफाई कराना है। एक ऑथराइज पर्सन आपको लेकर चलेगा, जो आप इस फर्म, मतलब इस एंटिटी के या फिर इस एनजीओ ट्रस्ट के बिहाफ पर ये एप्लीकेशन सबमिट करेगा। तो उसका जो पैन नंबर है, उसकी डिटेल्स, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंटर करना है। एक सिंपल सा पासवर्ड बना लीजिएगा। अब मेरे पास डायरेक्ट यहाँ पर एक एनजीओ का लॉगिन है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको लॉगिन करके पहले दिखा देता हूँ किस तरह से प्रोसीड करना है, ठीक है। उसमें क्या है, सेक्शन भी सिलेक्ट करना होता है। 12 के अंडर में अलग अलग सेक्शन आते हैं। आपको वो दिक्कत भी नहीं आएगी कि कौन सा मैं सेलेक्ट करूँ, किससे मेरा अप्रूवल जल्दी हो जाएगा या बाद में एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट ना हो जाए, ठीक है। मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। तो लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स फॉर्म पर, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर 3 पेज आएंगे, उस पेज में से आपको फॉर्म 10A भी सिलेक्ट करना है। ध्यान दीजिएगा, फॉर्म 10A जो है वो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए है और फॉर्म 10A भी जो है फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए है। जब तक आप फाइनल रजिस्ट्रेशन नहीं करवा लेते हैं, जब तक आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म नहीं माना जाता, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के बाद उसको फाइनल कराने की भी जिम्मेदारी आपकी होती है। उसके लिए एक टाइम लिमिट होती है, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले आपको ई फाइल में जाना है, फिर यहाँ पर फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 टैब अलग अलग दिए गए हैं। देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आपको जाना है और 10AB पर क्लिक करना है। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल, ये फाइनल फॉर्म है इसका टैक्स एग्जेम्पशन देने के लिए। फाइल नाउ पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद यहाँ पर असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने टैब आई जाएगी, उसमें 4 सेक्शन होंगे। चारों सेक्शन हम किस तरह से फिल करेंगे, यहाँ पर हम प्रोसीड कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर क्या है, लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है और आपके सामने इस टाइप से डिटेल आ जाएगी, ठीक है। तो ये डिटेल्स हैं। यहाँ पर जो है इसमें कुछ बेसिक डिटेल्स होंगी, वो आप अपने आप फिल करेंगे। बस जो सेक्शन वाली डिटेल्स हैं, जो आपको सिलेक्शन करना है, वो मैं यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। इसी तरह से ऑपरेशनल डिटेल्स में भी आपको खुद से सेलेक्ट करना है कि आपका जो एनजीओ है वो किस किस काम करता है। एसेट लायबिलिटी की डिटेल मैं आपको बताऊंगा, फिर अटैचमेंट वेरिफिकेशन आने वाला हूँ। पहले जो मेन बेसिक डिटेल्स है उसके लिए आप क्या करिएगा, माई प्रोफाइल में जाकर जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं वो अपडेट कर लीजिएगा, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ठीक है। फिर एक बार 1 बाय 1 हम ये कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद हम इसको आधार ओटीपी जो है वो जो भी आपने ऑथराइज्ड पर्सन रखा होगा उसके मोबाइल पर जाएगा, या फिर आप डीएससी से कर सकते हैं, बैंक अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हैं। वो सारी चीजें जो भी ऑथराइज्ड पर्सन होगा उसकी डिटेल्स यहाँ पर यूज होने वाली है। तो जो कोई भी ट्रस्टी या फिर आपका सोसाइटी का ऑथराइज्ड पर्सन हो या फिर कंपनी के इसमें डायरेक्टर हो, सेक्शन 8 कंपनी हो, सबका रजिस्ट्रेशन सेम इसी प्रोसेस होने वाला है। और इसके थ्रू ही आपको इसी के लिए 2 फॉर्म फाइल करने पड़ेंगे। मैं आपको पहले बता दूं, 12A पहले एक बार फाइल करेंगे, 12AB के लिए हम फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे। इसी तरह से हमें जब हमें एटीजी के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए भी हमें सेम प्रोसेस में यहाँ पर जाना पड़ेगा। फॉर्म 10AB 2 बार भरना पड़ेगा, इसका मतलब ये भी मैं आपको बता देता हूँ। फिर मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर जो कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स है वो मैंने हाइड रखी हुई है। पहले ऊपर आपकी डिटेल्स आएंगी, यहाँ पर सेक्शन कोड आएंगे। अभी इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि हम इसको सेलेक्ट क्या करें ताकि मेरा 12A का जो रजिस्ट्रेशन है वो फाइनल हो जाए, ठीक है। फॉर्म का नंबर 10AB है, सेक्शन 12A है और एटीजी है, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। अब इसमें अलग अलग यहाँ पर क्लोज दी गई है कि मैं कौन से क्लोज में लेकर चलूँ। 12A 1023 है और नीचे एटीजी भी दी गई है। मैं यहाँ पर पूरी चीजें आपको बताऊंगा। उससे पहले आप 2 सेकंड के लिए मेरे साथ एक सीट देख लीजिए।
इस वीडियो को यहाँ पर स्किप मत करिएगा। मेन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का, बाकी सारी पूरी डिटेल बताऊंगा पूरा रजिस्ट्रेशन। बाद जो है यहाँ पर आपको सबसे बड़ी दिक्कत क्या आएगी सेक्शन कोड सेलेक्ट करने में। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग सेक्शन कोड प्रोवाइड किए गए हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उसके बाद सब क्लोज भी दी गई है, 1023 दिया गया है, 80G में भी यहाँ पर क्लोज दी गई है। तो अब यहाँ पर कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कौन सा सेक्शन लेना है, ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है वो फर्स्ट टाइम में एक्सेप्ट हो जाए, क्योंकि गलत कोड ले लेंगे तो एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर वन मिसिंग है, वन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, नीचे भी एक ऑप्शन यहाँ पर कट किया हुआ है। तो मैं आपको रीजन बता देता हूँ क्या है कि पहले क्या था, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे इस प्रोविजन के अंडर में, जब ये 12 AA हुआ करता था तो उनको माइग्रेशन के लिए टाइम लिमिट दी गई थी। उन्होंने अगर माइग्रेशन करवा लिया होगा तब वो क्लोज वन में कवर हो रहे थे। मैं यहाँ पर बताता हूँ ये यहाँ पर हट चुकी है। सेकंड में आता है फ्रेश प्रोविजन। आप अगर फ्रेश प्रोविजन चाहते हैं तो पहले आप 10A में अप्लाई करेंगे। 10A में दो फॉर्म फाइल करेंगे, एक जो है आप जो है 12A के लिए करेंगे और एक 80G के लिए करेंगे। फिर उनके जब आप दोबारा से फाइल कर रहे होंगे, मतलब आपके पास प्रोविजन है, अब आप फाइनल रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तब आपको ये वाली क्लोज लेनी है। थर्ड में आता है ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन विच आर रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12B एंड द पीरियड ऑफ द साइड रजिस्ट्रेशन इज ड्यू टू एक्सपायर। तो वो ऐसे रजिस्ट्रेशन जिनके अभी वैलिड थे और वो अब एक्सपायर होने वाले हैं, तो वो उस क्लोज में कवर होते हैं। या फिर ट्रस्ट ऑप्टिंग फॉर प्रोविजन टू फाइनल रजिस्ट्रेशन, मतलब उनके पास जो है पहले से रजिस्ट्रेशन, उनका फाइनल रजिस्ट्रेशन है 5 ईयर्स के लिए, अब वो उनका एक्सपायर होने वाला है, तब ये काम करेगा। ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन जो कि रजिस्ट्रेशन, इनका रजिस्ट्रेशन इनऑपरेटिव हो चुका है, तब आपको क्लोज लेनी है। ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन हु हैव अडोप्टेड और अंडरटेकिंग मॉडिफिकेशन वाली चीजें हैं, उनको वो क्लोज लेनी है। तो यानी कि आपके केस में अगर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आपके पास है तो आपको ये वाली क्लोज लेके अपना प्रोसीड कर देना है। इस तरह से आपको 80G वाले में भी करना है। 80G में जो यहाँ पर क्लोज दी गई है उसको आपको सेलेक्ट करना है 2 वाली क्लोज, ठीक है। थर्ड का नेक्स्ट जब आपका एक्सपायरी हो जाएगा तब उसके बाद आएगा, तो अब जो भी फाइनल है उसके बाद होगा, और ये मॉडिफिकेशन वाली तो बाद में अप्लाई होगी। अगर आप स्पेशल केस है कि अगर आप इसमें मॉडिफिकेशन ही चेंज करने वाले हैं, तो उसमें नीचे 2-3 क्लोज दी गई हैं और ऊपर जो है मतलब 12A के लिए जो क्लोज दी गई है वो 5 क्लोज दी गई है, यानी कि 5 पॉइंट्स में आप जा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आपकी जो एक्टिविटी है वो चैरिटेबल रहेगी या फिर दोनों को रिलीजियस कम चैरिटेबल रहेगी, मतलब दोनों कॉम्बी आप एक साथ कॉम्बिनेशन में एक्टिविटी करते हैं आपका जो भी ट्रस्ट है। अब यहाँ पर ट्रस्ट, एनजीओ या एनपीओ में जो भी वर्ड यूज करूंगा वो आपस में इंटरचेंजेबल आप ले लीजिएगा, मतलब आपकी जो भी एंटिटी रहेगी आप इस तरह से उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो ट्रस्ट है वो इररेवोकेबल वाला पॉइंट पे आपको यस करना है, अदरवाइज ये प्रोविजन नहीं जाएगी, क्योंकि ट्रस्ट जो है वो इररेवोकेबल होता है, मतलब एक बार आपने रजिस्टर कर लिया तो वो बंद नहीं हो सकता। इस प्रोविजन के अंडर में नहीं, जो ट्रस्ट एक्ट में रजिस्ट्रेशन है उसमें सोसाइटी या सेक्शन 8 कंपनी है वो चीजें अलग हैं, अलग अदर एंटिटी जो है वो बंद हो सकती है, वो रिवोकेबल होती है। जैसे आप ये क्लोज सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आएगा कि आपने इसके लिए कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट, डॉक्यूमेंट या फिर कोई डीड बनाई है, यस करेंगे, उसके बाद प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर जो भी मैं डिटेल दे रहा हूँ वो ऐसा कोई ओरिजिनल, बस केवल एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए, इस टाइप से आपको डिटेल भरनी है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। ध्यान दीजिएगा, एक ही ट्रस्ट जो है कई सारे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को या एक ही एनजीओ अगर काफी सारे ऑब्जेक्ट्स को लेकर चलेगा तो उसको अप्रूवल मिलने में बहुत दिक्कतें होंगी। तो मैक्सिमम 1 या फिर 1 से ज्यादा, अगर आप 2 करना चाहते हैं 2 कर लीजिएगा। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि आप काफी सारी एक्टिविटी करना चाहते हैं तो आपको दिक्कतें हो सकती हैं, पर आपको अप्रूवल मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपका एनजीओ काम करता होगा वो आपको यहाँ से लिस्ट सेलेक्ट कर ली, ठीक है। फिर इसके बाद ये पूछेगा, देखिए ट्रस्ट में सेलेक्ट करता तो इररेवोकेबल वाला क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि इसके सोसाइटी सेलेक्ट करा है तो ऑटोमेटिकली हाइड हो गया, आपको यहाँ पर यस करना है जब आप ट्रस्ट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपके पास कोई अगर दर्पण पोर्टल का एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन तो आप यस करेंगे, नो कर दें। इससे पहले अगर आपने कोई एप्लीकेशन फाइल करी थी वो रिजेक्ट हो गई है, यस करेंगे। सेक्शन क्लोज 21 सेक्शन 10 में अगर आप एग्जाम्पशन क्लेम कर रहे हैं तो फिर आप जो है यस करेंगे, दवाई नो कर दें। फिर उसके बाद डिटेल्स ऑफ ऑथर आएगा, मतलब ऐसे पर्सन जिनके पास 5% ज्यादा की शेयर होल्डिंग हो, या फिर उनका जो भी ट्रस्टी सोसाइटी मेंबर जिनका मतलब यहाँ पर जो है तो उनका बेनिफिशियल इंटरेस्ट हो, वो डिटेल आपको लेनी है। या फिर कोई ऐसा पर्सन जो कि आपकी एंटिटी में उससे उसकी इतनी इंपॉर्टेंस है कि उसकी डिटेल यहाँ पर आनी जरूरी है, जो कि ऑथराइज्ड है, साइन है, ऑथर, फाउंडर, सेटलर, ट्रस्ट, या कोई भी ऐसा मेंबर जिसकी यहाँ पर जो है अलग से कोई स्पेशल पावर्स अपने प्रोवाइड की गई हो। यहाँ पर मैं वर्ड बेनिफिशियल ओनर यूज करूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये देखा जाए कंपनी केस में शेयर होल्डिंग देख लेते हैं, बाकी अदर केस में ये देखा जाता है कि उस पर्सन का कितना इंपॉर्टेंस यहाँ पर दिया गया है, ठीक है।
उसकी डिटेल यहाँ पर लिखनी है, नेम, रिलेशन क्या है, कितनी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग है, पैन नंबर, आधार जो भी अवेलेबल है, आईडी कोड, उनका एड्रेस, यहाँ पर डिटेल एंटर करके सेव कर लेना है। पॉइंट नंबर 9A में वो पर्सन आएंगे जिनका बेनिफिशियल ओनर वाले हैं, 5% उससे ज्यादा वाले हैं, या फिर उस टाइप के पर्सन जो कि इंपॉर्टेंस वाले हैं, और उससे अदर वाले जो पर्सन हैं सारे 9B वाले पार्ट में आएंगे। फिर उसके बाद ऑपरेशनल डिटेल्स की बात आएगी। तो ऑपरेशनल डिटेल्स में आपको क्लिक करना है। फिर आपको जैसे मैंने बताया था स्पेसिफिक है कि आपका जो एनजीओ है वो कोई स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल के लिए काम करता है, तो उस पर ऐड डिटेल्स पर क्लिक करके आपको डिटेल भरनी पड़ेगी। क्या डिटेल्स हैं, एड्रेस, उसका पिन कोड, पोस्ट, ये डिटेल है उसमें, कि जो एप्लीकेंट है उसमें कितना उनका ओनरशिप है या फिर पर्सन चार्ज है, क्या डिटेल्स है, वो ऐसे डिटेल आपको ऐड करनी पड़ेगी। इफ एप्लीकेंट हैज बिजनेस अंडरटेकिंग हैज प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट, तो अगर ये वाला प्रोविजन आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है तो आपको ये डिटेल्स भी ऐड करनी पड़ेगी, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं। ठीक है। तो अगर आपका ट्रस्ट या एंटिटी उसमें कोई प्रॉपर्टी है, वो ऐसी एक्टिविटी भी करता है जो कि टैक्सेबल है, मतलब बिजनेस एक्टिविटी अगर वो करता है तब आपको डिटेल देनी है, अदरवाइज डिटेल रिक्वायरमेंट नहीं। बिजनेस अंडरटेकिंग आती है कि पूरी डिटेल यहाँ पर आपको ऐड करनी पड़ेगी, किस सेक्टर में वर्क करता है। फिर बाद में इसके डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जाएंगे, इसकी बैलेंस शीट्स और उसकी ऑडिट रिपोर्ट, तो उस टाइप से आपको ये चीज़ें अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है। अगर नहीं है तो आप कैंसिल कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर आएगा, इफ एप्लीकेंट हैज एन इनकम इन नेचर ऑफ प्रॉफिट और बिजनेस, तो उस इनकम की डिटेल्स भी यहाँ पर देनी पड़ेगी। एप्लीकेंट मतलब यहाँ पर एनजीओ एप्लीकेंट है, उसके यहाँ पर एक पर्सन बस साइन कर रहा है, तो क्या उनके ऑब्जेक्ट्स हैं, बिजनेस किस टाइप का है, इंसिडेंटल है या नहीं है, इस टाइप से आपको डिटेल यहाँ पर लेनी है। ये ऐड करना है, डिटेल्स ऐड करते जाना है, सेक्टर सेलेक्ट करना है बेसिकली। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 13, ये सभी के लिए मैंडेटरी है कि एक बैंक अकाउंट की डिटेल आपको ऐड करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैंने ऐसे एग्जाम्पल की बस वैसे ही ऐड किया हुआ है। फिर उसके बाद जो एनजीओ है उसके बाद कितनी लैंड और बिल्डिंग है, वो डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी है। अगर कोई लैंड बिल्डिंग की ऐसी चीज है तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है, डिटेल यहाँ पर एंटर करनी पड़ेगी। इन केस ऑफ एडवांसमेंट पब्लिक यूटिलिटी वाला, क्योंकि मैंने सेलेक्ट नहीं किया था, तो उसके लिए आपको ये भी डिटेल देनी पड़ेगी कि प्रीवियस जो भी इससे पहले जब एप्लीकेशन आप फाइल कर रहे हैं तो उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें कोई चेंज तो नहीं हुआ है। ठीक है, ये चीज़ आपको देनी है। या फिर वो कोई ऐसा काम तो नहीं कर रही है कि जिसमें कोई ट्रेड, कॉमर्स या बिजनेस या कोई चीज़ उन्होंने एज ए लिया हो, ये चीज़ आपको देनी पड़ेगी। ऑब्जेक्ट का देना पड़ेगा या फिर उसका कोई अदर ऑब्जेक्ट, और अगर है तो फिर उसकी कितनी रिसीट्स आई हुई हैं, कितनी हैं, वो सब कुछ यहाँ पर डिटेल्स आपको ऐड करनी पड़ेगी, अदरवाइज कोई डिटेल एंटर करने की नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक करना है, प्रोसीड करना। अब उसके बाद यहाँ पर डिटेल्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी की बात आएगी। तो यहाँ पर भी जो है एज सच ये कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर लिखा है रिटर्न ऑफ द इनकम हैज बीन फाइल्ड फॉर लास्ट ईयर, तो अगर आपने फाइल की है तो आप यस लिखेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पर नो लिख के भी प्रोसीड कर सकते हैं। ये यहाँ पर एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब है जो भी नए एनजीओ हैं वो भी इस फाइनल स्टेशन के लिए जा सकते हैं। फिर अगर आपके पास डिटेल्स है, जैसे कि अगर आप जो है 3 महीने पुराना, 4 महीने पुराना है, या फिर आपके पास इनमें से कोई डोनेशन रिसीव आप अभी एक्टिविटी कर रहे हैं प्रोविजनल के बेस पर, तो डिटेल जरूर एंटर करिएगा। अगर आपने नया अभी जैसे आपने कोई ट्रस्ट या एनजीओ बनाया, फिर उसके बाद आपके पास कोई एक्टिविटी नहीं हुई है और आप आगे प्रोसीड कर रहे हैं, आपने प्रोविजनल ले लिया, अब आप कह रहे हैं कि फाइनलाइजेशन लेने के बाद ही हमारे पास जो भी डोनेशन है वो आएंगे, तो उस केस में आप जीरो भी फाइल कर सकते हैं। बट अगर आप 1-2 एक्टिविटी आपने की हुई है तो आपके कितने फंड्स आए हैं, क्या आपकी लाइबिलिटीज हैं, कितने रिजर्व्स हैं, अदर लाइबिलिटी कितनी है, कोई लैंड एंड बिल्डिंग तो अगर है तो लिखिएगा, कोई इधर फिक्स एसेट्स अगर आपने लिए हैं, वो डिटेल्स आपको यहाँ पर एंटर करनी पड़ेगी। यहाँ पर मांगता है इनकम रिसीव्ड इन लास्ट इन प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग ईयर इन विच, तो यहाँ पर ऐड पर क्लिक करेंगे, तो जब आपके पास यहाँ पर ऐड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 3 ईयर दिखाई दे रहे हैं, 20, 21, 22, 22, 23। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, एक की डिटेल लिखना जरूरी है। तो अगर आप यहाँ पर 0-0 करके भी सेव कर देंगे तब भी यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा। जैसे सपोज करें आप करंट ईयर में आपने बनाया, लेकिन डिटेल्स तो फाइल करना मैंडेटरी है, तो उस केस में आप यहाँ पर है। और अगर आपका लास्ट ईयर में ट्रस्ट बना हुआ है या एनजीओ बना हुआ है तो आप उसकी डिटेल भी यहाँ पर इस टाइप से ऐड कर सकते हैं। ये एक्सेप्ट यहाँ पर कर लेगा और ब्लैंक आगे नहीं बढ़ने देगा। तो आप सेव पर क्लिक करेंगे, ये डिटेल्स भी जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर जो है अगर नहीं है तो 0-0 आपको एंटर करनी पड़ेगी, बिना 0 एंटर करे ये आगे प्रोसीड नहीं करेगा। अगर आपके पास ये एक्चुअल में डाटा है, आपके पास बैलेंस शीट्स अवेलेबल है, तो फिर आप एंटर करिएगा, अदरवाइज आप 0 करके भी प्रोसीड करिएगा जब आपके पास ये आपका बिल्कुल न्यूली रजिस्टर्ड एनजीओ। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर प्रोसीड करेंगे, सेव कर देंगे, फिर डाटा पर सेव हो गया। उसके बाद अटैचमेंट्स की बात करेंगे। जो कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स है वो मैं यहाँ पर हाइड कर रहा हूँ,
आपको पूरी डिटेल्स दिखाई देंगी। आप अपने डिटेल्स को क्रॉस वेरीफाई जरूर कीजिएगा, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर को जरूर आपको वेरीफाई करना है। अब यहाँ पर जो है अटैचमेंट्स की बात होगी, तो सबसे पहले जो आपके अटैचमेंट्स हैं जितनी भी, वो 5 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सारी जितनी भी अटैचमेंट्स आप यहाँ पर लगाएंगे वो 50 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि आप जो है 10 अटैचमेंट लगा सकते हैं। जो अटैचमेंट्स है वो आपको जो है पीडीएफ में लगानी है या फिर जिप फॉर्मेट बनाकर लगाना है, जिप के अंदर में, मतलब इमेज यहाँ पर अटैच नहीं करनी। सबसे पहला आता है सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी। सेल्फ सर्टिफाइड का मतलब यह है कि जो भी ऑथराइज पर्सन होगा एनजीओ के बिहाफ पे वो यहाँ पर साइन करेगा, ठीक है। तो उनसे सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी लगानी है, मतलब उनका प्रिंट आउट लेकर जो भी आपके ऑथराइज पर्सन है, जितने 2-3 के आप साइन कराना चाहते हैं 2-3 के करा सकते हैं, या फिर सिंगल अगर कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सिंगल भी करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी ट्रस्ट का, एनजीओ का, सोसाइटी का या कंपनी का आपका डॉक्यूमेंट है उसको आपको जो है स्टैम्प के साथ, मतलब रबड़ स्टैम्प लगानी है एनजीओ की, एंटिटी की। उसके बाद यहाँ पर अपलोड कर देना है पीडीएफ फाइल। फिर यहाँ पर आता है सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एविडेंसिंग द क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट एस्टेब्लिशमेंट या फिर इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर सेम डिटेल जो आपने ऊपर अपलोड की है वो यहाँ पर आपको अटैच करनी है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा है और नीचे सर्टिफिकेट्स की बात कर रहा है। इन दोनों में ज़्यादा, यहाँ पर ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर आप जो है दोनों को मर्ज करके भी लगा देंगे यहाँ पर तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर मांग रहा है कंपनी केस में, जैसे पब्लिक ट्रस्ट है या फिर कंपनी केस में, तो रजिस्ट्रार से, जैसे रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स होता है, रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी होता है, तो उनसे रजिस्ट्रेशन अगर हो रखा है तो उस केस में यहाँ पर अटैचमेंट लगानी मैंडेटरी है। ध्यान रखिएगा जिन पे स्टार लगा हुआ है वो फील्ड यहाँ पर अटैचमेंट जरूर होंगे। बाकी अदर वाले तो अगर एप्लीकेबल हैं तो तब आप लगाने हैं, अदरवाइज नहीं लगाने। इसी तरह से सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एफसीआर का रजिस्ट्रेशन अगर आपके पास है तो लगाना है। इसी तरह से अगर आपके पास पहले से कोई रजिस्ट्रेशन का 12A, 12AA, 12AB का, 1023 का कोई भी अगर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आप लगा देंगे कि आपके पास पहले से रजिस्ट्रेशन का उसका टाइम पीरियड चला गया है या आपने रिन्यूअल नहीं कराया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर अप्लाइड हो जाएगी। फिर उसके बाद है सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एनुअल अकाउंट ऑफ ट्रस्ट रिलेटिंग टू सच प्रीवियस ईयर और ईयर्स नॉट बीइंग मोर देन 3 ईयर। 3 साल से पुराने लगाने ही नहीं है, तीन, और यहाँ पर मैंडेटरी फील्ड भी नहीं है जैसे मैंने नए के लिए बताया है। सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन, अगर पहले आपने अप्लाई किया था और रजिस्ट्रेशन हो गया था तो आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 8 है, इसको उन्होंने मैंडेटरी बना दिया। पहले आप पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। वेदर द ट्रस्ट और फंड और इंस्टीट्यूशन हेल्ड बाय एप्लीकेंट एज पर द प्रोविजन 4 of section 11 has been exercised during a year or year previous to financial year in which the application for registration is made सेल्फ सर्टिफाइड। देखिए अगर इससे पहले आपने ऑप्शन एक्सरसाइज करा है तब आपको ये लगाने की रिक्वायरमेंट आती है। अब यहाँ पर मैंडेटरी अटैचमेंट्स तो लगनी है, तो आप सिंपल से एक पेपर पर एफिडेविट बनवा सकते हैं कि सर इससे पहले हमारी एक्टिविटी नहीं की, इसलिए हमारे कोई एनुअल अकाउंट्स भी नहीं है और नहीं हमारी ऑडिट रिपोर्ट है। तो हम जब हमारे पास यहाँ डॉक्यूमेंट है ही नहीं तो फिर आप उसको कैसे अटैच करेंगे। पर लेकिन यहाँ पर अटैचमेंट मैंडेटरी है, इसलिए आपको एफिडेविट्स यहाँ पर लगाना पड़ेगा। जो एफिडेविट्स हैं वो आप किसी भी कंसल्टेंट से बनवा सकते हैं और फिर जो आपकी नियर बाई कोर्ट होगी वहां से आप जाकर बनवा सकते हैं। अपना पर्पज यहाँ पर बताइएगा कि हमें डिक्लेरेशन सबमिट करना है कि हमारा जो ट्रस्ट है वो न्यूली रजिस्टर्ड है, जो भी एनजीओ है वो न्यूली है। फिर उसके बाद वो अटैचमेंट यहाँ पर आपकी लग जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद ये भी मैंडेटरी फील्ड नहीं है, स्पेशल केस है, अगर आप अप्लाइड होता है तो आपको लगाना है। फिर इसके बाद अगर कोई मॉडिफाई अपने ट्रस्ट में किया है, मतलब जितनी भी डीड्स हैं वो आपको यहाँ पर लगानी पड़ेगी। सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एग्जिस्टिंग अप्रूवल नहीं। अब यहाँ पर एनी अदर डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आता है, तो एनी अदर डॉक्यूमेंट में जो है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डॉक्यूमेंट में जो आपके पास एविडेंस है, जैसे आपके पास कोई अदर रजिस्ट्रेशन है उसकी कॉपी आप यहाँ पर लगा दीजिए, या फिर आपके जो भी पैन कार्ड्स हैं आपके पास, या फिर आपके पास जीएसटी रजिस्टर है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। मतलब जो भी एविडेंशियल आपके पास अवेलेबल हैं वो आप सब यहाँ पर लगा दीजिएगा। जो भी ट्रस्टी या फिर जो भी आपके डायरेक्टर्स हैं या फिर जो ऑथराइज पर्सन है उन सबकी यहाँ पर लगाइएगा विद ईमेल आईडी मोबाइल नंबर, ताकि उनसे फ्यूचर में कम्युनिकेट किया जा सके। आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। इसी तरह से सेम एप्लीकेशन बिल्कुल सेम तरीके से आपको एटीजी की भी फाइल करनी है, सेक्शन उस हिसाब से लेना है। क्लोज नंबर 2 में आपको जाना है कि आपके पास पहले से प्रोविजन है या कोई अदर रीजन है तो भी आप डायरेक्ट यहाँ पर जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि पहले आप प्रोविजन के थ्रू जाइए, तो प्रोविजन में क्या है कि आप आराम से बैंक अकाउंट खुलवा के अपना काम कर सकते हैं। अगर आप प्रोविजन नहीं लेना चाहते, डायरेक्ट फाइनल लेना चाहते हैं, तो आप इस मोड से भी यहाँ पर जा सकते हैं। और बेनिफिशियल रहता है पहले प्रोविजनल करवा लीजिए फिर फाइनल करा लीजिए, क्योंकि प्रोविजनल में क्या है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाता है, आपको अप्रूवल सर्टिफिकेट आ जाता है, उसके बेस पर आप अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं। ये था आज का वीडियो। इस वीडियो को शेयर भी किया ताकि सभी को, आप ये रजिस्ट्रेशन खुद से फाइल करिएगा। इसमें जो भी चीज़ें मैंने बताई है उसके थ्रू आप करिएगा, फिर बाद में
डिपार्टमेंट से आपके पास कम्युनिकेशन आएगा, वो ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पर आता है। जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ से रिक्वायर्ड होंगे वो आपको सबमिट करेंगे। और ऐसा कोई ऐसा फॉर्मेट भी नहीं है कि उसी फॉर्मेट में आपको देना है, आप अपने अकॉर्डिंग बनाकर उसको सबमिट कर सकते हैं। इस टाइप के काफ़ी सारे वीडियोस इनकम टैक्स जीएसटी अवेलेबल हैं। चैनल का जो पर्पज है फुल्ली एजुकेशनल है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें पर वीडियो जरूर देखें। प्ले लिस्ट में जाकर आप स्पेसिफिक वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।